Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss Constitutional Assembly. आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ वो करेंगे संविधान सभा। लगभग कोशिश करेंगे कि हम इससे जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उनको डिस्कस किया जाए, और फिर भी आपको कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। संविधान सभा बनने के लिए इंडिया के अंदर एक मिशन भेजा गया, ठीक ना। इस मिशन से पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। इंडिया के अंदर राजनीतिक पॉलिटिकल जो गतिरोध थे वो काफ़ी बढ़ रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। क्या था कि जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है इनके बीच में इंडिया के अंदर दो मेजर पार्टियाँ थी। याद रखना, एक साइड तो थी कांग्रेस, कांग्रेस काफ़ी बड़ी पार्टी थी, और दूसरी साइड थी मुस्लिम लीग। क्या बेटा, दूसरी साइड थी मुस्लिम लीग। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक विरोध है वो हो रहा था। गतिरोध कहने का मतलब है राजनीतिक जो गतिरोध, पॉलिटिकल जो कंडीशन थी वो काफ़ी बेटर नहीं थी। इस चीज़ को लेकर इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उसने एक मिशन भेजा इंडिया के अंदर एक मिशन भेजा जिसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। क्या नाम दिया गया बेटा? कैबिनेट मिशन। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? वो फरवरी 1946 को। फरवरी 1946 को इसका गठन हुआ था। और ये जो कैबिनेट मिशन है वो इंडिया जो आया था वो आया था मार्च 1946, और ये मई तक रुका था इंडिया के अंदर। ये भी बात आप याद रख सकते हैं, मई 1946 तक ये इंडिया के अंदर रुका था। तो ये दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रखना है कि कब बना था। इस चीज़ के लिए आपको याद रखना है जो फैब 1946 को कैबिनेट मिशन है वो बना था इंग्लैंड के अंदर। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे एटली, जो प्रधानमंत्री का नाम भी आप याद रख सकते हैं, एटली प्रधानमंत्री का नाम था, ठीक ना। जो एटली थे इन्होंने क्या किया था, इसका निर्माण किया था ताकि क्या कर सके, ये जो राजनीतिक जो गति विरोध जो हो रहा था इंडिया के अंदर इसको रोका जा सके। और इसने एक प्रस्ताव और पास किया कि आप अपनी अंतरिम सरकार बना लीजिए। अंतरिम का मतलब होता है इंटरनल जो गवर्नमेंट है उनका जो निर्माण है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि अंतरिम सरकार का जो निर्देश है वो किसने दिया था? आंतरिक या फिर आंतरिम दोनों बोला जाता है। यहाँ पे मैं भी आ सकता है, अंतरिम भी आ सकता है और आंतरिक भी आ सकता है। आंतरिक जो सरकार है उसका निर्देश है वो इसी की गवर्नमेंट ने दिया था। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या था। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको मैंने बतानी थी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत 3 सदस्य थे। ये भी आप याद रख सकते, पूछ सकता है कि कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्यों का ग्रुप था ये। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। तो सबसे मेन था जो अंतरिम जो सरकार थी, ठीक है ना। ये बात याद रखना, अंतरिम जो सरकार थी उसके गठन के लिए ये जो मिशन है वो भेजा गया, और जो दूसरा भेजा गया था वो भेजा गया था संविधान के लिए। मतलब 2 एम थे इसके। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से एम थे इसके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जब ये 1946 के अंदर आया, मार्च 1946 के अंदर आया, तो इसने क्या किया, और धीरे धीरे जो पार्टियां थी उनके साथ मिलना स्टार्ट हुआ। और इसने क्या किया, इसने अंतरिम सरकार के गठन के लिए सरकार को बताया के लिए, मतलब एक सरकार है, मतलब जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग है उनका एक सेशन लिया और उसमें बताया कि एक अपनी अंतरिम सरकार का गठन अब कर सकते हैं। तो भारत के अंदर अब आपको जो हेडिंग है वो डालनी है बेटा, वो डालनी है अंतरिम सरकार के। हेडिंग जो आप डाल लीजिए, अंतरिम सरकार का गठन। ये आपकी हेडिंग होगी बेटा। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 24 अगस्त
1946 को। और इसमें जो मुस्लिम लीग है उसने पार्टिसिपेट है वो नहीं किया, और इसका नेतृत्व जो किया वो किया जवाहरलाल नेहरू ने। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसका जो नेतृत्व है वो किया, उन्होंने इसका जो नेतृत्व है वो किया। और इसके अंतर्गत 11 इसके और सहयोगी थे, 11 मेंबर और थे, या मैं कहूँ कि 11 सदस्य और थे जो इस सरकार के साथ खड़े हुए थे, पर इसमें मुस्लिम लीग है वो नहीं थी, ये याद रखना। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से नेतृत्व किसने कौन कर रहा था, वो कर रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ 11 व्यक्ति और खड़े थे। मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई, और जो मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई वो हुई थी 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के अंदर आई, या मैं कहूँ कि शामिल है वो हुई। और इसमें केवल इसके 5 सदस्य ही आए थे। कितने सदस्य आए थे बेटा? 5 सदस्य है वो आए थे। 5 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ही क्या जो शपथ है वो ली थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अंतरिम जो सरकार है वो उसका गठन तो हो गया। अब अंतरिम सरकार ने 2 चीजें पेश की। पहली जो चीज जो पेश की वो ही मेन थी, वो थी संविधान के बारे में, कि हम अपना जो संविधान है वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या थी कि जो मुस्लिम लीग है उसने मना कर दिया, और साथ के साथ उसने पाकिस्तान की मांग को और मजबूत कर दिया। मुस्लिम लीग ने माना, और मुस्लिम लीग की जो सोच थी या विचार था कि संविधान सभा का निर्माण न करना या उसमें शामिल न होना, उनका मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान की जो मांग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। और उन्होंने ऐसा ही किया, ठीक है ना। और उन्होंने ऐसा ही किया, और लगातार इसकी जो मांग है वो बढ़ती गई पाकिस्तान की। तो फिर क्या था, फिर हुआ कि पाकिस्तान जो संविधान सभा है उसके अंतर्गत शामिल नहीं हुई। क्या है, उसके अंतर्गत शामिल है वो नहीं हुई। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 9 दिसंबर को पहली बैठक है वो देखने को मिली हमें संविधान सभा के। पहली बैठक, ये पॉइंट है कुछ, ये याद रख लीजिए। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक देखने को मिली किसकी? संविधान सभा की। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष हैं वो चुना गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि 9 दिसंबर 1940 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो ये आपको बताना पड़ेगा। इसकी जो अध्यक्षता वो कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नाम का व्यक्ति था। ये काफी बुजुर्ग व्यक्ति था और यही कर रहा था। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है आपसे। इसके 2 दिन बाद फिर बैठक हुई 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1940 को फिर बैठक हुई और इसमें एक स्थायी अध्यक्ष वो चुना। जो स्थायी अध्यक्ष था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको चुना गया। वो अस्थायी, आपसे अस्थायी पूछ ले या पहला पूछ ले तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जो नाम है वो बताना है। अब भी क्या है, मुस्लिम लीग ने जो संविधान सभा है इसका विरोध के साथ साथ पाकिस्तान जो शब्द है या पाकिस्तान की एक अलग से जो मांग है उसको ज़्यादा प्रीफर किया। जब उन्होंने मांग रखी तो जो प्रधानमंत्री एटली, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट है उनको भी आप लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री एटली ने एक प्रस्ताव पास किया, एक घोषणा की। कब? 20 फरवरी 1947 को। उन्होंने ये कहा कि हम भारत की जो राजनीति है, ठीक है ना, भारत की जो राजनीतिक जो गति विरोध हो रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए हम
राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए हम जून 1948 में, क्या कहा, जून 1948 में क्या करेंगे कि भारत की जो कमान है कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे और जो राज सत्ता है, जो पॉलिटिकल जो कंडीशन जो पॉलिटिकल है, इसको हम भारत के जो जिम्मेवार जो लोग हैं उनको सौंप देंगे। एटली ने ये कहा। फिर आगे देखते हैं बेटा, फिर क्या हुआ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो डेट है वो आपको याद रखना है, इसके अंदर दो और ऐड कर देंगे। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा बेटा, एक उद्देश्य प्रस्ताव है वो रखा। ये याद रखना है किसने रखा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है वो रखा। और इसके अंतर्गत बताया गया कि संविधान कैसा होगा। इसने कहा कि हमारा संविधान है वो कैसा होगा, वो सारी जो चीजें हैं वो बताई गई। ये बात आप याद रख सकते हैं कि संविधान कैसा होगा, ये सारी चीज बताई गई। और ये जो है ये पास हुआ हमारा 22 जनवरी 1947 को, और यहीं से कार्य होना स्टार्ट हो गया। किसको लेकर, संविधान सभा को लेकर, या मैं कहूँ कि संविधान को बनाने का जो कार्य है वो यहीं से स्टार्ट हो गया। तो ये था बेटा, थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताया है आप लोगों से। और चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो चीज़ें हैं उनका जो पढ़ने को हमें मिलेंगे। चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम कितने सदस्य थे, कहाँ कहाँ से कितने सदस्य हैं वो लिए गए। संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन आई तो उसके अंतर्गत एक संविधान सभा का जो निर्माण है वो किया गया, और इसके अंतर्गत कितने व्यक्ति थे, 389 मेंबर थे। और हम इनको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पोर्शन के अंदर। 392 जो थे वो थे प्रांतों से, जो प्रांत होते हैं उनसे हैं इनको लिया गया था, जो प्रांत जो इंग्लैंड के अधीन थे उनसे। फिर आगे बात करते हैं 93 जो मेंबर थे वो जो देसी रियासतें थी, ठीक है ना, जो रियासतें थी उनसे लिए गए थे, रियासतों से। और जो 4 जो मेंबर थे वो चीफ कमिश्नरी थे, ये भी आप याद रख सकते हैं, वो चीफ कमिश्नर थे। एक दिल्ली से था, एक अजमेर से, एक मेरठ से, एक बलूचिस्तान से। ये 4 याद रखना। एक तो है दिल्ली से था जो चीफ कमिश्नर थे, वो एक दिल्ली से, एक अजमेर से, एक मेरठ से, एक बलूचिस्तान से। ये 4 हैं वो लिए गए। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गई हमारे इसकी सभा, मतलब कितने मेंबर थे, टोटल मेंबर की जो संख्या वो मैंने आपको बता दी है बेटा। अब आगे डिस्कस करते हैं इसी के अंतर्गत हम, इसके अंदर समितियां भी थी, उन समितियों को बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले बात करते हैं इसके, देखिए एक स्थायी अध्यक्ष हो गया, एक चुना गया उप सभापति। एक तो चेयरमैन था, एक स्थायी अध्यक्ष था, एक उप सभापति नियुक्त किया गया। किसको, SC मुखर्जी, ये याद रखना, SC मुखर्जी, इनको उप सभापति है वो चुना गया। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। कुछ ये टॉपिक हैं जिनको काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये बेटा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, एक सलाहकार समिति थी। क्या है, सलाहकार, कि केवल जो सलाह देती थी उसका जो, ये काफी बार है वो पूछा जाता है। ये जो समिति थी, ठीक है ना, ये जो समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे BN राव, हम इनको भी कराएंगे। BN राव इसके हेड थे, मतलब वो एडवाइस देती थी कि ऐसे ऐसे हैं वो होगा, और इस पद के लिए भी चुनाव हुआ था, ठीक है ना, इस पद के लिए भी चुनाव है वो करवाया गया था। तो आगे सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपको
मेंबर पता चल गए कि कितने मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, टोटल जो सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 389। प्रांतों से लिए गए जहाँ पे इंग्लैंड का अधिकार था वो थे 292। 4 कमिश्नरी थे, दिल्ली, अजमेर, मेरठ और बलूचिस्तान। 93 जो व्यक्ति थे वो लिए गए थे देशी रियासतें जिन पर किसी प्रकार से कोई अधिकार न हो, और एक अस्थायी अध्यक्ष भी था। मतलब अस्थायी अध्यक्ष तो नहीं कह सकते, इसको उपसभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं उपसभापति। तो ये थे SC मुखर्जी। और एक सलाहकार समिति थी जिसके BN राव उसके अध्यक्ष थे या हेड थे, कहने का मतलब हेड थे BN राव। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है वो अब लिख लीजिए, संविधान सभा, जो भारत की जो संविधान सभा है उसकी कितने सत्र हुए, ये सारी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कितना टाइम लगा वो सारी चीजें हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। पहले आपको याद रखना है कि इसके जो कुल सत्र हैं, कुल जो बैठकें हैं, आपको ये याद होनी चाहिए, जो कुल जो बैठक हैं, कुल जो सत्र हैं वो हुए थे इसके 11। ये याद रखना, कुल है ये, कुल जो सत्र हैं वो बेटा हुए थे इसके कितने? 11। आपसे पहला पूछ लेता है, पहला जो सत्र है उसके बारे में पूछता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। ये हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, 23 दिसंबर 1946 तक चला था। और लास्ट पूछता है, ठीक है ना। एक तो फर्स्ट पूछता है और दूसरा पूछता है लास्ट सत्र। लास्ट सत्र कौन सा था? 11वां था, और ये 14 से लेकर 26 नवंबर तक चला था। 26 नवंबर 1949 तक चला था। और आखिरी बार जो बैठक वो बुलाई गई थी किसके लिए? हस्ताक्षर के लिए। आगे बात करेंगे कितने व्यक्तियों ने इस पे हस्ताक्षर है वो किए हैं। तो आखिरी बार जो बैठक है वो हस्ताक्षर के लिए बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। चलिए अब क्या हुआ, ये तो सारी चीजें, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अब धीरे धीरे काम चल रहा था। भारत 15 अगस्त 1947 को क्या है? आजाद हो गया और 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक साइड बचा इंडिया, हिंदुस्तान डिवाइड हो गया, और एक साइड डिवाइड हो गया पाकिस्तान। तो इसमें क्या हुआ कि जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो भी डिवाइड हो गए। क्या है कि वो भी जो डिवाइड है वो हो गए। और अब क्या हुआ? अब इनकी संख्या 389 से घटकर कितनी हो गई? 299। कितनी होगी? 299 जो व्यक्ति हैं वो हो गए। और इन 299 को हम डिवाइड करते हैं तो इसमें 229 व्यक्ति जो थे वो प्रांतों से थे, और 70 जो व्यक्ति 70 जो व्यक्ति थे वो थे देशी रियासतों से। तो आपको याद होना चाहिए 70 व्यक्ति जो थे वो देशी रियासतों से थे, और 229 जो व्यक्ति थे वो थे प्रांतों से, जहां पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे। इसके अंदर याद रखना कि टोटल जो समितियां थी वो 22 थी। टोटल जो समिति थी जो अलग अलग जो काम है वो करती थी, तो वो कितनी थी? वो थी बेटा 22। समिति कितनी थी? वो थी 22 समितियां का जो गठन है वो किया गया। और 12 इसमें से याद रखना, जो 12 जो समितियां हैं वो केवल मूल मामलों में, मतलब जैसे मौलिक अधिकार हैं इन मामलों में ही वो हस्तक्षेप हम वो करेंगे। और 10 जो कार्यविधि, केवल 10 का जो कार्य था वो कार्यविधि का था कि सिर्फ काम ही करना है, कार्यविधि है बेटा ये। और इसका था मूल सिद्धांत, ये आप याद रख सकते हैं।
मूल सिद्धांत। तो ऐसे करके 22 ये थी समितियाँ थी और इन्हीं के आधार पर हम आगे जो रिपोर्ट है वो पेश होंगी और सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होंगी। तो ये जो 22 जो समितियाँ थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करते गए और इस रिपोर्ट पेश करने पर एक अलग से समिति बनाई गई जिसको आप ड्राफ्ट समिति या प्रारूप समिति बोलते हैं, जिसके अंदर 7 सदस्य थे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये जो 22 समितियां थी, याद रखना है बेटा आपको सिर्फ कि ये जो 22 समितियां थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। क्या क्या? इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट की जांच के लिए एक अलग से समिति और बनाई गई जिसको ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जानते हैं हम। क्या है कि जो ड्राफ्ट जो कमेटी है उसके नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं बेटा? प्रारूप समिति का जो नाम है वो दिया गया है। इसके अंदर कितने सदस्य थे ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अंदर 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे वो इसके हेड थे और उसी ने क्या है, उसी ने इसको जांचा परखा और सारी जो चीज़ें हैं वही उनके अकॉर्डिंग ही इसके अंतर्गत लिखी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। कहने का मतलब क्या थे? वो अध्यक्ष थे, हेड थे, ठीक है ना, या कहूँ कि उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जो भारतीय जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हो गया? वो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। इसके अंदर जो टाइम जो लगा वो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतना ज़्यादा जो टाइम लगा उसका मेन कारण था कि मजबूत बनाना, कि क्या? संविधान को मजबूत बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत बनाना और देश में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए। किसके लिए? शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था के लिए इतना जो टाइम है वो लगा और ये सारी जो चीजें हैं वो बताई गई बेटा। धीरे धीरे चेंजमेंट है वो देखने को मिली और हमें आगे भी बात करेंगे कैसे क्या है वो लागू किया गया। तो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को और अभी जो डिस्कस करेंगे वो है कि इसको जो लागू किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1950 को और आखिरी बैठक बुलाई गई थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को आखिरी जो बैठक है वो बुलाई गई थी हस्ताक्षर के लिए। ये सारी जो चीज़ें हम वो आपको बता चुका हूँ। अब कुछ एक 2 कमेटियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कि हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली थी। अंतरिम सरकार के बारे में मैं आपको कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो बाद में दूंगा। आपको समझ आ गया कि अंतरिम सरकार क्या थी, ये सारी चीज़ें। एक थी संचालन समिति। टोटल समिति आपको पता होनी चाहिए। टोटल जो समितियाँ थी वो 22 थी और इसके अंदर कुछ प्रमुख थी उनको मैं बता रहा हूँ। पहली तो थी संचालन। संचालन इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप याद रख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये पूछ सकता है। और दूसरी जो थी वो थी प्रारूप। ये आपको पता है कौन थे, ये मैं आपको बता चुका। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक ना, डॉक्टर BR अंबेडकर सदस्य आपको पता है। और एक थी संघ शक्ति।
ये याद रखना बेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक थी संघ शक्ति, उसके जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आपको याद रखना है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। और एक प्रांतीय, ये जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ बेटा मैं, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी थी। एक ही प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, और इसके जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये जो समितियां थी वो मैंने आपको बता दी बेटा, और सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने व्यक्तियों ने साइन किए, वो सारी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं वो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसके अंतर्गत जो देखिए लास्ट में कितने व्यक्ति बचे, 26 नवंबर 1949 को कितने व्यक्ति बचे थे इंडिया के अंदर? वो बचे थे 299। और इनमें से याद रखना, इनमें से 284 व्यक्तियों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया। क्या किया था? साइन किया था। और ये आपको पता है कि कब लागू किया गया, साइन कब किए ये भी आप याद रख सकते हैं। साइन किया 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को इन्होंने साइन किए थे, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्लियर हुआ इतना बेटा? 26 जनवरी को लागू किया गया। और अब बात करते हैं कि संविधान के अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो दी गई। कुछ जो बेसिक जो चीज़ें थी वो हमें यहीं पे प्रोवाइड है, वो कर दी गई। कुछ जो बेसिक जो चीज़ें थी वो हमको यहीं पे प्रोवाइड कर दी गई, जैसे न्यायालय, कोर्ट की जो स्वतंत्रता है वो सारी चीज़ें हमें यहीं पे प्रोवाइड कर दी गई। स्वतंत्रता है सारी, एक टाइप से मैं कहूँ कि संघ सूची, राज्य सूची, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी के अंदर हैं, वो प्रोवाइड कर दी गई हमें। तो आगे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में भी बेटा। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंतर्गत संविधान में आर्टिकल जो थे वो 395 थे, आज भी इतने ही हैं। और इसके भाग, मतलब पार्ट की मैं बात करूं, भाग कितने हैं? 22 हैं बेटा, आज भी 22 हैं और पहले भी। और आखिरी आती है अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ को मतलब होता है कि शेड्यूल, और ये पहले 8 थे और अब बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। इस पर हम एक अलग से जो वीडियो हैं वो भी बेटा बनाएंगे। इस पर एक अलग से जो वीडियो हैं वो भी बनाएंगे। तो ये था बेटा हमारा सारा, हमने जो है वो क्लियर किया। अब काफ़ी बच्चों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर संविधान सभा, या मैं कहूँ कि जो संविधान है वो बनकर तैयार कब हो गया था? वो हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। पर सर लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? ये क्वेश्चन है वो आपके मन में है, वो आता होगा। और इससे संबंधित आपकी जो डाउट है उनको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो एक क्वेश्चन है वो यहाँ से भी पूछा जाता है, जल्दी से एक बार आप इनको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। चलिए बेटा, ओके बेटा, अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या आता है हमारा। अब आता है कि हमारा संविधान क्यों लागू किया गया 26 नवंबर 1950 को। अब क्या हुआ देखिए, अब बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो क्यों लागू हुआ। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो क्यों लागू हुआ। तो इससे पहले आपको एक हिस्ट्री में जाना होगा और समझना होगा कि 31 दिसंबर आधी रात के समय 1929 रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था लाहौर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक लाहौर अधिवेशन है वो चल रहा था। और
इसके अंतर्गत क्या बताया गया? इसके अंदर बताया गया कि जो इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो ये भी याद रखना आप, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उनका लक्ष्य है स्वराज से बदलकर, मतलब उन्होंने स्वराज को बदलकर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। और उन्होंने इसमें कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पूरी स्वतंत्रता की जो मांग है वो उठाई और पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता जो दिवस है वो मनाया गया। आने वाली 26 तारीख को इसकी घोषणा है वो की गई थी, आने वाली 26 को हम मनाएंगे। तो पहले जो पूर्ण स्वतंत्रता है वो बनाएगी 26 जनवरी 1930 को, इसे अगले ही साल पहली बार, ये आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, इस डेट का काफ़ी ज़्यादा महत्व है वो हो गया हमारे। धीरे धीरे हम 1947 तक यही 26 जनवरी को ही अपना आज़ादी दिवस हम मनाते रहे। और पर अब 1947 के बाद हम 15 अगस्त को मनाते हैं। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि हमारी जो 26 जनवरी है उसका जो महत्व है, 26 जनवरी का जो महत्व वो लगातार कम होता जा रहा है। तो उन्होंने इस महत्व को देखते हुए इसको लागू कर दिया कि कब? 26 जनवरी को ही। तो आपसे पूछ सकता है तो आप बता दीजिए कि क्यों लागू किया गया। ये सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी बेटा। तो ये था सारा टॉपिक, इससे बाहर आपको कोई भी जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेगी। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप याद रख सकते हैं। और कुछ डाउट लगेगी तो आप मेरे को बता सकते हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है, देखिए बेटा, आप अपने ध्वज के बारे में पूछ लेता है कि जो इंडिया का जो ध्वज है वो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज। तो ये भी क्वेश्चन है वो आपसे कई बार पूछ लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार से कोई डाउट है वो नहीं होनी चाहिए बेटा। अगला आता है 1949 में। 1949 में क्या हुआ कि जो कॉमनवेल्थ है, कॉमन जो वेल्थ है उसके अंदर इंडिया है वो शामिल हो गया। एक मिनट बेटा, जो कॉमनवेल्थ है, ठीक है ना, याद रखना कि कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया शामिल हो गया। कब? 1949 के अंदर। क्या थे कि जिन पर इंग्लैंड का अधिकार, कॉमनवेल्थ क्या होते हैं, जिन पर इंग्लैंड का अधिकार था उनका एक ग्रुप है और उस ग्रुप को बोला जाता है कॉमनवेल्थ। तो इंडिया कब शामिल हुआ? 1949 के अंदर। ये आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान है, या मैं कहूं कि जो राष्ट्रीय गीत को स्वीकार कर लिया गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर अगली जो चीज आती है, और इसी को ही राष्ट्रीय गान भी स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत हो गया और एक हो गया राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को भी स्वीकार है वो कर लिया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति है उसको भी चुना गया। कौन था वो? वो था हमारा बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा जो मैंने आपको बताने थे। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।